चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो सेशन है वो है हमारा एक्सपेक्टेड जेई क्वेश्चन 2025 में, ठीक है, कि 2025 में आपके जो मेंस होने वाला है उसका आपका क्या प्रोस्पेक्टस है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो सब हम डील करेंगे यहाँ पे। देखिए तो 2025 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए हमको बहुत जरूरी है कि 2024 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जेई में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि उन सबका एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, एक सिलेबस हमको मिला हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको फिजिक्स का सिलेबस है आपके पास, केमिस्ट्री का सिलेबस है आपके पास, मैथ्स का एक डेफिनेट सिलेबस है। और इस बार से एक और चीज यहां पे ऐड हुई है कि जो आपके 30 क्वेश्चन आ रहे थे अब वो कितने आएंगे, 25, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अब प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी तक साल भर से हम क्या कर रहे थे कि 30 क्वेश्चंस को लेके बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग 25 क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो टॉपिक वेटेज था वो वेटेज लगभग वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है, ठीक है। और जो भी चेंजेस आए हैं वो काय में आए हैं, इंटीजर के टाइप में आए हैं, तो उसमें कोई ज्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने जो तैयारी करना है वो 2025 के लिए करना है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, 2024 का पेपर। तो लास्ट हमारा सेशन जो हुआ था जो पेपर का वो कब था, आपका अप्रैल का सेशन हुआ था, ठीक है। तो अप्रैल में हम लोग ने क्या किया था, उसको देख रहे हैं, अप्रैल का सेशन क्या है 2024 का। कितने सेशन में हुआ था एग्जाम, 10 पेपर हुए आपके, ठीक है। तो 10 पेपर में हमको ये देखना है कि मोटा मोटा आपके क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, ठीक है, और हम क्या करें कि वो 10 पेपर से एनालिसिस करके हम अपना 2025 का पेपर को क्या कर पाए, इजी कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, पेपर एनालिसिस 2024, ठीक है। यहां पे हम लोग अप्रैल का अटेम्प्ट देख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां पे 2 पेपर मॉर्निंग, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में हुआ है, ठीक है। ऐसे कितने पेपर हुए हैं, 1 4 5 6 8 और 9, है ना, ऐसे 10 पेपर हुए हमारे, ठीक है। जो पहला हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे यूनिट, है ना, यूनिट मेजरमेंट वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, 1 मिनट, ठीक है। यूनिट मेजरमेंट, ठीक है, ये आपका बहुत बेसिक सा चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर है। देखिए इसकी अलग से कोई तैयारी तो करनी नहीं है, ठीक है, अलग से कोई तैयारी इसकी होती भी नहीं है, ठीक है। आपने जितना भी फिजिक्स पढ़ा है, ठीक है, उसमें जितना भी आपके चैप्टर में आपने जो सीखा है ना, अलग अलग यूनिट्स के मेजरमेंट, डायमेंशन, उन सबको आपको यहाँ पे इस चैप्टर में आपको क्या करना है, एक ओवरव्यू लेना है ना। मेजरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछ रहा था, ठीक है। आपको सिर्फ एरर एनालिसिस ठीक से करना है और डायमेंशन एनालिसिस करना है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि देखिए एक क्वेश्चन, लेकिन एवरेज कितना आया इसका, 6। मतलब ये नहीं बोल सकते कि एक क्वेश्चन पूछा ही है, लेकिन इसको अलग से आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो इस यूनिट का अगर टेंशन नहीं भी लेंगे तो आपको काम चल जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे इजीली बन भी जाएगा। तो उसको अलग से लेके परेशान नहीं होना है कि हमारा यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन हुआ कि नहीं हुआ है ना, अलग से उसको लेके एरर के क्वेश्चन करने मत लग जाओ, मेजरमेंट के क्वेश्चन करने मत लग जाओ। जितना क्लास में हुआ है, जितना मॉड्यूल में है, उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो मेन चैप्टर है आपका कौन सा है, वेक्टर। इसलिए नहीं कि इसमें 5 क्वेश्चन पूछा है, आप देख रहे होंगे कि इसमें 6 बोला है, इसमें 5 बोला है, लेकिन मैं इसको मेन चैप्टर बोल रहा हूं। क्यों मेन चैप्टर बोल रहा हूं, क्योंकि ओवर द फिजिक्स, है ना, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कैसा है, बहुत ज्यादा है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आपके बहुत सारे चैप्टर क्या होंगे, सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है। तो वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं भाई, कि चलो एवरेज कितना है 5, मतलब हर 2 पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है वेक्टर का। जैसे यहां पे देखो एक भी नहीं आया है, लेकिन यहां मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, यहां मॉर्निंग शिफ्ट में आया है ना। तो हम मान सकते हैं कि एक आधी कोई क्वेश्चन आया है वेक्टर से, और वो जो वेक्टर से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी तो वो बहुत ही इजी लेवल का होगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ओवर द फिजिक्स हमको क्या करना है, इसको यूज करना है, ठीक है। तो आप इसको इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि इसके क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम इसको इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है पूरी फिजिक्स में, ठीक है। इसको अलग से तैयार नहीं करना है, ठीक है। ये आपका तैयार मतलब जो मॉड्यूल के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए होंगे उस पर आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मसला है आपका, देखिए आगे हम देख रहे हैं 1D और 2D को हम एक ही मिला के चलते हैं। 1D और 2D काय में आ रहा है हमारा, काइनेमेटिक्स का,
ठीक है। तो 1D 2D हमारे जब काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो आप देखिए कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पे, देखो 1D और 2D मिला के आपका एक है आपका 9 और एक है आपका 5, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं ये 14 क्वेश्चन, और पेपर कितने हुए थे 10, मतलब एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से पूछ रहा है, ठीक है। उसमें जो टफ पोर्शन अगर मैं इसमें और इंक्लूड कर दूं, कौन सा, रिलेटिव का, तो देखो रिलेटिव से क्वेश्चन ही नहीं आया, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम इसको अलग से मान के नहीं चल रहे, हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये पूरा पोर्शन क्या है, काइनेमेटिक्स है, जिसमें एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है। 25 में एक क्वेश्चन फिक्स है भाई कि काइनेमेटिक्स से आना है, और हमको पता है कि काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है, 1D से आएगा तो कैसे से आएगा भाई, लीनियर मोशन से आएगा, 2D से आएगा तो क्या हमको पता है, हमको पता है प्रोजेक्टाइल से आने वाला है, ठीक है, या फिर किससे आएगा, सर्कुलर मोशन से आएगा, उससे ज्यादा चांस ही नहीं है। तो हमको काइनेमेटिक्स को अच्छे से करना है, ठीक है। लेकिन देखो जब भी मैं बोल रहा हूं कि आपको तैयारी अच्छे से करना है, इसका मतलब आप 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे। मेंस और एडवांस की स्ट्रेटेजी में क्या होता है, फर्क होता है, हम आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है। आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आपका जो भी अटेम्प्ट आने वाला है कौन सा है, अपकमिंग जनवरी है, ठीक है। आप एडवांस को साइड में रखिए, अभी आपका पूरा फोकस किस में होना चाहिए, मेंस में, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेंस ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तो एडवांस आप दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेंस में इतने नंबर स्कोर कर लो कि आपका एटलीस्ट एनआईटी क्या हो, सिक्योर हो, मतलब हमारे हाथ में एक हाथ कोई एनआईटी होना चाहिए, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, उससे हम क्या करेंगे, एडवांस के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैं जो भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अभी ये मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मेंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम हमारी तैयारी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे मॉड्यूल का जो भी आपका लेवल 1 है, लेवल 1 और लेवल 2 ये आपके सॉल्व होना चाहिए। PYQ आपको करना ही करना है, ठीक है, वो सब हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो काइनेमेटिक्स का लेवल 1 के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हमको मॉड्यूल से सॉल्व करना है, ठीक है। और टॉपिक वाइज क्या लगा लेंगे, इसका PYQ मोर देन इनफ हो जाएगा, है ना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा समय खपाने की जरूरत नहीं है, आसान चैप्टर है और आसान ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए NLM से आप देख रहे हैं, NLM और फ्रिक्शन हम दोनों एक ही मिला के चलेंगे, ठीक है। NLM और फ्रिक्शन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो यहां पे 11 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन NLM से आ रहा है, अब वो चाहे फ्रिक्शन से आए चाहे NLM से, मतलब प्योर NLM से आए। आप पूरी शिफ्ट में हिसाब भी देख लीजिए, देखिए NLM से डायरेक्ट 2-2 क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। तो मैं NLM और फ्रिक्शन को अलग मानता ही नहीं, आप भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर फ्रिक्शन है दैट मींस उसमें NLM मतलब न्यूटन्स के लॉ पे ही काम करेगा ना भाई, फ्रिक्शन तो अपना। तो दोनों मिला के क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, अगेन आप क्या करेंगे, मॉड्यूल से लेवल 1, और बहुत हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसका SC वर्मा आप एक बार लगा लीजिए, ठीक है। SC वर्मा से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उससे एक बार आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चैप्टर हम देख रहे हैं कौन कौन से हैं, एक तो हमको 1D करना है और दूसरा क्या करना है हमको, NLM। अगर हमने वेक्टर को थोड़ा भी हमको आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा जब भी आएगा वो बन जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्क पावर एनर्जी। अब यहां देखिए कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, 7 क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वेश्चन कम आए, लेकिन ये फिर से कैसा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, एक चैप्टर ये हो गया और एक चैप्टर ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी का पूरा इंपॉर्टेंस पूरी फिजिक्स में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हमको हर जगह अप्लाई करना है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हमको हर जगह अप्लाई करना है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हमको हर जगह अप्लाई करना है ना, क्वेश्चंस में। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी मैं चैप्टर बोल रहा हूं कि ये 1D और क्या लगाया मैंने यहाँ पे, वर्क पावर एनर्जी, इसलिए नहीं कि इसके क्वेश्चन कम है कि क्वेश्चन ज्यादा है, इसीलिए कि इनकी जो इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में है वो कैसी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आपको अच्छे से करना ही करना है, वर्क पावर एनर्जी के, है ना। देखिए लेकिन क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन फिर भी लगभग आ ही गए, है ना, ठीक है। तो डायरेक्ट जब वर्क पावर से क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल आसान आएगा, लेकिन अगर ये किसी दूसरे के साथ कंसेप्ट के साथ मिलकर आया है तो थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि मेंस में इजी क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, है ना, मॉडरेट क्वेश्चन थोड़े से रहेंगे और टफ क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे, ठीक है। आप ऐसे मान के चलिए, आप लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच, तो एक होता है वनडे और एक क्या होता है, टेस्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही, मैं मानता हूं कि असली क्रिकेट टेस्ट मैच है, ठीक है। क्यों टेस्ट मैच है,
देखिए हाँ, वहां पे हमको पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल मुझे आउट कर सकती है, तो उसको क्या करना है, पूरा सम्मान देना है ना, उसको रुक के क्या करना है, नमस्कार करना है और उसको अनजाने देना है। और हमारी जो बॉल जिसपे हमको क्या कर सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, उसको क्या करना है, हिट करना है। तो हमको पता होना चाहिए कि किस बॉल को खेलना है और किस बॉल को नहीं खेलना है। तो एग्जाम में भी सेम होगा, हमको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। दूसरा, हमको ईगो घर में रख के जाना है, हमारा जितना भी ईगो है वो कहां रख के जाना है हमको, घर में। हो सकता है एक क्वेश्चन आपका मान लो आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है, क्या जैसे मैं बोल रहा हूं वर्क पावर एनर्जी, आपने बहुत अच्छे से तैयार किया, आप चले गए पेपर देने, पहला क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी का, नहीं बना, तो आपका जो मोरल है वो कहां चले जाएगा, एकदम नीचे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपने लगभग सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन आपसे पहला ही क्वेश्चन WP का नहीं बना, ठीक है। तो क्या होगा, हमसे वो हमारा क्या हो, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी भी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 24 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। तो हमको अपने आप को क्या करना है, कंसाइज करना है कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन नहीं बना तो बाकी के नहीं बनेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस हमको अच्छे से क्या करना है, हैंडल करना है। ईगो नहीं लेना है कि नहीं भाई अब तो यही क्वेश्चन बनाऊंगा क्योंकि मैंने क्या किया है, वर्क पावर में पूरी मेहनत की है, पता चल रहा है कि आधा घंटा हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हम जितने बना सकते थे क्वेश्चन वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से ईगो का झगड़ा नहीं करना है। दूसरा, स्ट्रेस को क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। और अपनी तैयारी पे क्या करना है, भरोसा रखना है कि भैया मैं तैयार करके आया हूं, 25 क्वेश्चन में अगर 5 नहीं भी बनेंगे तो 20 तो मैं बनाऊंगा, 20 नहीं बनेंगे 17-18 तो मेरे कहीं क्वेश्चन नहीं गए। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, 1D और वर्क पावर एनर्जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहां पे, सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं भाई साहब, 5। लेकिन आप देखिए ये जब भी हम 2D के क्वेश्चन करेंगे सर्कुलर मोशन अपने आप क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं देखिए यहां पे, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 14 क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, था सर्कुलर का था ना ये, अच्छा सॉरी ये दोनों है ना आपके, एक ये दोनों क्वेश्चन है आपके। पेन नहीं चल रहा है क्या, एक मिनट। हाँ चलिए ठीक है। अभी देखिए आप जब सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो ये देखिए एक्चुअल में क्या है, रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये किसका टॉपिक है आपको पता होना चाहिए, रोटेशन का है ये। देखिए रोटेशन ऐसे थोड़ा कुछ लोगों के लिए हार्ड हो सकता है ना, कि एकदम से समझ में नहीं आता, तो मैं मानता हूं कि चलो रोटेशन आपको हार्ड लगता है। तो लेकिन देखिए बहुत सारे चैप्टर होंगे जो दूसरों के लिए हार्ड है और आपके लिए इजी है, या उसके लिए हार्ड है और आपके लिए, है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला तो आपको सारे चैप्टर के याद होने, ठीक है। अगर उस चैप्टर में से अगर जिसको आप हार्ड समझ रहे हैं उससे अगर मान लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट वो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूले आपके वो सारे चैप्टर के, चाहे वो हार्ड लग रहे हो चाहे वो इजी लग रहे हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस पूछ लिया तब तो जब तुमसे भी नहीं बनेगा और ना ही अगले से बनने वाला है, इक्का दुक्का लोग बनाएंगे, उससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे चैप्टर जैसे कि मान लो ये 2 चैप्टर आपको हार्ड लग रहे हैं तो एटलीस्ट क्या करो, इनके फॉर्मुलेस को अच्छे से लर्न करो। वैसे सारे चैप्टर के फॉर्मुले आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो अगर ये चैप्टर में देखो जैसे COM है, सेंटर ऑफ मास है, रिजिड बॉडी है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन कहां से आते हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके काहे से, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आएंगे, सारे फॉर्मुले आप रट्टा कर मार लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आएंगे, सारे फॉर्मुले आप क्या कर लो, लर्न कर लो। अगर मान लो सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया कि ये सिलेंडर था हमारा, है ना, ये रोटेट कर रहा है, अब बोलो इसका MI निकालना है अबाउट द एक्सिस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। अब अगर इसका भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर तो गलत है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हमको फिंगर में क्या होने चाहिए,
पते होने चाहिए, ठीक है। तो रोटेशन को आप एक काम कर लीजिए, फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं आप स्किप मत कीजिए, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखो नीचे एक चैप्टर आपको दिया हुआ है एसएचएम, उसके बाद क्या दिया है वेव, और क्या दिया है साउंड। ये तीनों चैप्टर एक ही टेस्ट के हैं, है ना। वेव पढ़ेंगे उसके बाद एसएचएम समझ में आता है ना, या एसएचएम पढ़ेंगे, सॉरी एसएचएम पढ़ेंगे उसके बाद वेव पढ़ते हैं हम लोग, एंड देन फिर साउंड। तो अगर आपका एसएचएम ठीक है तो वेव के क्वेश्चन बन ही जाएंगे। लेकिन देखिए वेव से क्वेश्चन पूछा है क्या, देखो एक क्वेश्चन, तो फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, बिल्कुल ना के बराबर लास्ट ईयर। पर ऐसा नहीं कि इस बार नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए हमको मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट, उसमें इन सब में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास, एसएचएम। अगर हमारा एसएचएम ठीक है तो हम वेव और साउंड के, देखो साउंड पे ऑल अबाउट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी डॉपलर तो आपका उससे मेंस के सिलेबस से हट ही गया था, वो किसका सिलेबस है आपका, एडवांस का। तो जो साउंड के क्वेश्चन बनेंगे वो वेव कंसेप्ट पे ही बनने वाले हैं, ठीक है। और वेव का पूरा कंसेप्ट आप किधर सीखते हैं, एसएचएम में, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को ठीक रखें, बाकी दो के आप फॉर्मूला भी तैयार रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो चैप्टर कौन कौन से बच्चे इंपॉर्टेंट हमारे, 1D, WP और एसएचएम। ये तीन चैप्टर हमको क्या करना है, ठीक से करना है। अगेन जो लास्ट का टॉपिक्स है ये सारे, ये काहे में आ रहे हैं हमारे, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में सारे मिला के कितने हैं, देखो 3 टॉपिक है ये, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 15 क्वेश्चन। तो इसका मतलब इस सारे टॉपिक को क्या करना है, बहुत अच्छे से करना है। आप इसमें जो छोड़ सकते हो थोड़ा सा क्या है वो विस्कोसिटी, लेकिन सरफेस टेंशन और फ्लूइड ये हमारे क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और जब भी इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप इसमें मोटा मोटा ये भी सोच सकते हैं कि किससे आते हैं क्वेश्चन, या तो कंटिन्यूटी से आते हैं, बर्नौलिस थ्योरम से आएंगे बस, या डेंसिटी वाले क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होना चाहिए आपका, बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बस फॉर्मूला बेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर यहां पे एक और इंपॉर्टेंस हो गया हमारे लिए, ये फ्लूइड, ठीक है। तो कौन कौन सा, वर्क पावर, 1D, एसएचएम और फ्लूइड, ठीक है। अगर हम इनको करेंगे तो हमारे कम से कम दो क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है आगे, देखिए इलास्टिसिटी। आप क्या कर सकते हैं, देखिए वहां से स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन वो टॉपिक भी बहुत छोटा है। अगर आप देखेंगे तो आप 1 घंटे में उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ के बस फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, उसमें कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन। अब आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसमें हमको बहुत ज्यादा समय खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्किप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन केटीजी देखो, केटीजी के साथ क्या सीन है, ठीक है। देखिए यहां पे केटीजी के साथ सीन क्या है, मैं इन सारे चैप्टर को क्या मानता हूं, एक साथ मानता हूं, ठीक है। आप देखो, आप केटीजी में कितने क्वेश्चन पूछे, 20। इसका मतलब क्या है, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में 2 क्वेश्चन आपके कैसे हैं, फिक्स्ड। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि देखिए एक, फिर सब जगह क्या है, 2 2 2 2 3 3 2 2 1 पूछे ही हुआ है। तो आप इसको छोड़ने की गलती नहीं कर सकते, बड़ा मसला है, ठीक है। तो आपके साथ एक समस्या ये है कि देखो केटीजी आपको क्या करना है, करना ही करना है। थर्मोडायनेमिक्स क्या करना है आपको, करना ही करना है। इवन देखो यहां से आपका कैलोरीमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं ज्यादा नहीं पूछा है, थर्मल एक्सपेंस से भी नहीं पूछा है, कंडक्शन रेडिएशन छोड़ सकते, ठीक है। तो आप बेसिकली उस पूरे थर्मल फिजिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भी आप जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम देखने में आया था कि भाई थर्मोडायनेमिक्स से ग्राफ का क्वेश्चन एक था, ठीक है, पीवी डायग्राम, है ना, या पीवी ग्राफ हम जब देख रहे हैं, आइसोथर्मल के लिए, आइसोबेरिक के लिए, आइसोरिक, तो सारे ग्राफ आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन को डील अच्छे से करना है। तो आप ये सब छोड़ के खाली इस चैप्टर को भी क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, बट इसको छोड़ना नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इनका मोटा मोटा फॉर्मूला याद कर लो, देन थर्मोडायनामिक्स और क्या करना है आपका, केटीजी में थोड़ा सा अच्छा तैयारी हमारा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, एरर मेजरमेंट। ये कहाँ का था, हमने देखा था यूनिट मेजरमेंट। तो यहां से देखिए एक एक 2 2 क्वेश्चन फिर से बन रहे हैं यहाँ पे, ये अलग से है। अब ये कौन सा चैप्टर है पता है, सिलेबस के एंड में कुछ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स दिया हुआ है, आपने देखा होगा सिलेबस के एंड में दिया है ना एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, उसका टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कहां से बनेंगे, स्क्रू गेज,
वर्नियर कैलिबर, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा या दो भी आ सकते हैं, ठीक है। वो वाले मैं एरर मेजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां किसकी बात करना है, स्क्रू गेज पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट वाले जितने भी एरर मेजरमेंट है सारे यहां पे क्या करना है हमको पढ़ना है। हालांकि ये सिलेबस, ये जो टॉपिक है ये नीट में भी ऐड किया है, नीट के सिलेबस में, ठीक है, और मेंस में भी है, क्लियर। तो हमको क्या करना है भाई साहब, ये एरर मेजरमेंट आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि देखो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया है, आना ही आना है, और बहुत आसान होते हैं, है ना। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, और आपको एक्चुअली प्रोसेस पता होनी चाहिए कि स्क्रू गेज काम कैसे करता है, वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है। तो एक बार आप उसकी क्या कर लीजिए, वर्किंग देख लीजिए, ठीक है, और आपको उसके क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट अलग से मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके काहे में दिया हुआ है, मॉड्यूल्स में दिए हुए हैं शायद थ्योरी पूरी, तो एक बार पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब जो चैप्टर चालू हो रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन सा चैप्टर आपके, ये हो गया ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन और एक चैप्टर हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दोनों कैसे हैं, लगभग एक जैसे कंसेप्ट पे चैप्टर है ना। जिसका ग्रेविटेशन ठीक होगा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ठीक होगा। अब देखिए उन दोनों चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पे, देखो 29 30 लगभग 30, तो 10 में 30 क्वेश्चन क्या है, 10 पेपर में से 30 क्वेश्चन किससे आए, ग्रेविटेशन से और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब दो तो क्वेश्चन कैसे हैं, फिक्स है, दो किससे, ग्रेविटेशन से और दो इलेक्ट्रो से, क्लियर है। मतलब 4 क्वेश्चन हमारे कहां से आ रहे हैं, एक ही कंसेप्ट से, क्योंकि दोनों चैप्टर कंसेप्ट कैसे हैं, सेम है। तो इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन हमारे कैसे होने चाहिए, वेरी 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 आईएमपी, मतलब ये छोड़ना ही नहीं है हमको, है ना। इसमें क्वेश्चन कहां से बनते हैं, जनरली इसमें देखो आप ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशन के ग्राफ जो हमने सीखे, पोटेंशियल ग्राफ और फील्ड के ग्राफ, वो हमारे ठीक होने चाहिए। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके एनर्जी कंजर्वेशन से आएंगे, है ना, जहां पे हम क्या निकालते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी, वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक्स हैं ये। तो ग्रेविटेशन में भी कौन से टॉपिक, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब केपलर्स के बाद का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर बार कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यहाँ पे दो 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 दो, लगभग एक दो क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए यहां पे कैपेसिटर अलग किया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कौन कौन से चैप्टर हमारे हैं, एक तो फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल, गॉस, एनर्जी, है ना। तो ये हमारे चैप्टर है। तो ये मान के चलिए कि अगर दो क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 से एक क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से एक क्वेश्चन है। 1 से मतलब फोर्स और फील्ड, 2 से मतलब पोटेंशियल एंड द गॉस, ये अलग चैप्टर हो गया, ठीक है। तो एक पोर्शन से एक और एक पोर्शन से एक, तो ये हमारा चैप्टर कैसे होने चाहिए, ठीक। कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके लिए भी क्या करेंगे आप, मॉड्यूल का लेवल 1 लेवल 2, ठीक है, और पीवाईक्यू लगा लेंगे, और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मैं ये बुक भी सॉल्व कर लूंगा, वो बुक भी सॉल्व कर लूंगा, ऐसे नहीं। 50 बुक से पढ़ना अच्छा है कि आप एक ही बुक को 50 बार पढ़ लो, है ना। 50 बार तो अगर पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2-3 बार तो रिवीजन हो सकता है मॉड्यूल का, ठीक है। और देखो ऐसा है, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं प्रिपरेशन टाइम की बात बता रहा हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन सीट बना रहे हैं या एससीबी सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कोई क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो उसको बैठ के आधा घंटा सॉल्व नहीं करना है, इतना टाइम है क्या हमारे पास, नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, 5-10 मिनट सॉल्व करना है, नहीं बना छोड़ो, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखो। आप उस लेवल में हो तुम लोग कि तुमको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन देख के अगर समझ में आ रहा है, कंसेप्ट को नोट करो, आगे बढ़ो। ये नहीं कि पूरा दिन क्या कर रहे हैं उसके पीछे बर्बाद कर दिए और लास्ट में बोल रहे हैं हाँ भाई हम तो फिजिक्स के क्या है, पंडित है। उससे काम नहीं होगा, आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा। पंडित ही करना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आईआईटी जाओ और वहां जाके पीएचडी करो सब्जेक्ट में। हमको यहां पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन ले रहा है तो उसको आगे बढ़ो, सॉल्यूशन देखो, और क्या करना है आपको, एक सॉल्यूशन देखो, 1 मिनट के अंदर उसको क्या समझो और क्या करना है आपको, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है भाई, कि हमको अपने आप को क्या करना है, बहुत डिसिप्लिन करना है, कंसाइज करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अच्छे चैप्टर कौन से हैं, आपके वीक चैप्टर कौन से हैं, और आपकी एक प्लानिंग बनाओ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। लेकिन वो सारे चैप्टर कहां होना चाहिए हमारे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके अंदर।
पता चल रहा है सब ऐसे चैप्टर लेके रखे हैं जहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे हैं? वेरी वेरी आईएमपी। अगेन दूसरा चैप्टर क्या है आपके पास? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें भी देखो क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो 23, और सबसे आसान चैप्टर है ना, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए इसमें जनरली एक क्वेश्चन आपका उससे आता है, लास्ट का जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, एक क्वेश्चन उसका ही है ना। एक क्वेश्चन आपका जो आएगा थ्योरी, कौन सी थ्योरी में से आएगा? स्टार्टिंग की। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका आ सकता है उसमें आपका जो होता है सर्किट एनालिसिस से, केसीएल केवीएल, तो एक क्वेश्चन फिक्स है, या उसमें कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस चैप्टर को हम लोग मतलब अगर इसके क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो हम बाहर है भाई, है ना। हमको ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। इजी कौन कौन से टॉपिक है आपके? ग्रेविटेशन हो गया, करंट हो गया, है ना, ये ऐसे इजी टॉपिक है, और उनका वेटेज भी क्या है? अच्छा खासा है। ठीक है, जैसे इसके बाद हम देख रहे हैं मैग्नेटिज्म पूरा। ये मैग्नेटिज्म कहां से स्टार्ट हुआ है? फील्ड से, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आसान चैप्टर है, आपको क्या करना है? बस एक बार गो थ्रू करना है उस चैप्टर से, थ्योरी पढ़ना है, नोट्स को एक बार रीड करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सा है? मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। उससे क्वेश्चन आसान आते हैं और बन भी जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करें, एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हैं आप तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि वो कैसे चैप्टर है? बहुत आसान चैप्टर है। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है वो कहां से हो सकता है? जब वो प्योर मैग्नेटिज्म से आ रहा है ना, करंट इफेक्ट से आ रहा है, तो हो सकता है कि वहां क्वेश्चन ना बने। ठीक है, लेकिन उसके तब भी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको बायोट सावर्ट लॉ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कहां से? एम्पियर सर्किट लॉ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हमको कैसे होने चाहिए? फॉर्मुला बेस्ड तो बनना ही चाहिए। लेकिन इसका जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है? मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईएमआई। अगेन ईएमआई से क्वेश्चन बन रहे, देखो यहां से 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ईएमआई और एसी को जब मिला लेते हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? देखो आप 20। ठीक है, ईएमआई और एसी देखो लगभग एक ही कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, एसी से एक क्वेश्चन आपका हमेशा किससे रहेगा? आपका एलसीआर सर्किट से रहेगा। ठीक है, अगेन ये जो चैप्टर है कौन सा? एसी, वो कैसा है? बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड। आपको अगर सारे फॉर्मुले याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, कंसेप्चुअल चैप्टर कौन सा है आपका? ईएमआई। ठीक है, तो अगर आप मैग्नेटिज्म और एसी ठीक कर रहे हैं, ईएमआई को आप फॉर्मुला बेस्ड भी कर रहे हैं, तो काम चलेगा। अगर आप इसको स्किप तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं? खाली फॉर्मूला में काम चला सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म में अगर मैं समझता हूं, देखो आप 12th के फिजिक्स को 3 भागों में तोड़ दो। एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक हो गया मैग्नेटिज्म, और एक हो गया अपना जो मॉडर्न फिजिक्स। मैं रे ऑप्टिक्स हटा रहा हूं इससे। ठीक है, तो ये 3 मेजर पोर्शन है। ठीक है, इससे ऑन एन एवरेज आपके 8-9 क्वेश्चन निकल जाएंगे। कितने क्वेश्चन निकल जाएंगे? 8, ज्यादा भी 10 भी हो सकते हैं। सोचो 3 टॉपिक 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन मतलब कितने नंबर है आपके? 40 नंबर, और ये आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इसको छोड़ने का रिस्क आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं? मैग्नेटिज्म, एसी, ये दोनों कैसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या है आपका? ईएम वेव। ईएम वेव के साथ क्या दिक्कत है बताओ? देखो ईएम वेव आपका एक छोटा सा चैप्टर है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? बड़े आसानी से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? एनसीईआरटी ईएम वेव की डायरेक्टली आप पढ़ेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, ईएम वेव के जो उसको एक टेबल बना हुआ है वहां पे, प्रॉपर्टीज वगैरह का आपने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है ना। तो ईएम वेव के लिए आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी को गो थ्रू करेंगे, क्योंकि उसमें जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो सिर्फ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पे आते हैं, है ना। तो वो डायरेक्टली आप उसको वहां से कवर करिए। ठीक है, चलिए और कौन सा बचा है अपने पास? ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स के साथ क्या है देखो जरा, वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल वाला। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं दोनों मिला के? 9 और 7। 9 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन कहां से आ रहा है? ऑप्टिक्स, है ना। और वेव ऑप्टिक्स से कितने आ रहे हैं? 7। देखिए रे ऑप्टिक्स का सीन क्या है, अगर वो क्वेश्चन लेवल में आया तो हो सकता है बने ही नहीं।
ठीक है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स क्या है आपका जनरली पूरा का पूरा क्या एक ज्योमेट्रिक है, आपकी मैथमेटिकल है, हो सकता है दिमाग ना चले उस टाइम पे, लेकिन उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएंगे, ठीक है, वो फिर अगेन हमको क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा सब चीज उसी में लगा दिया, सारे कंसेप्ट उसी में लगा दिया तो हो सकता ना बने, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हमारे क्या होना चाहिए, इसके तैयार होना चाहिए। वैसे ही किसके साथ है आपका, वे ऑप्टिक्स के साथ। वे ऑप्टिक्स के साथ में आप एक चैप्टर मान के चल लीजिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन, ये दो चैप्टर को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। पोलराइजेशन को छोड़ने का आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन को आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को छोड़ने के रिस्क नहीं लेंगे। और रे ऑप्टिक्स में क्या करेंगे, ओनली फॉर्मूले पे कमांड रखेंगे। जब भी मैं बोलता हूं फॉर्मूला बेस, इसका मतलब फॉर्मूला और उसके फॉर्मूला के एप्लीकेशंस, ठीक है। जेई का एग्जाम हम जब भी दे रहे हैं तो आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जेई वालों से इतना एक्सपेक्टेशन वो कर सकता है कि भैया वो क्या मांगे, उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बोला डिफ्रैक्शन, कितने क्वेश्चन पूछा भाई, 3, मतलब कभी पूछा है कभी नहीं पूछा है। पोलराइजेशन देखो है ही नहीं, मैंने बोला इसको आप छोड़ने का रिस्क ले सकते। जब भी मैं क्या बोल रहा हूं छोड़ना है, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि हाँ फॉर्मूले याद करके छोड़ देना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन देख लिए फॉर्मूला बेस और उसको स्किप कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन आप देखो जो मेजर पोर्शन है एटॉमिक फिजिक्स, कितना क्वेश्चन है देखो जरा, 11। उसके बाद है मैटर वेव, कितना क्वेश्चन है, 5। फोटो इलेक्ट्रिक 8, एक्सरे 0, न्यूक्लियर 9। तो देखो 1 और ये 2, कितने क्वेश्चन है, 20। मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन वाला पूरा चैप्टर वही है, और न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आपका सिलेबस कट हुआ है लास्ट ईयर, है ना। उसमें अभी रेडिएशन को क्या किया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी गायब है उसमें से। तो ये जो चैप्टर है ये अब कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप ये मान चलिए ये जो पूरे चैप्टर मिला के हैं, कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, देखो काउंट करो, ये हो गया 16 और 8 24 और 9 कितना हुआ, 33। 10 पेपर में 33 क्वेश्चन किसके हैं, मतलब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन, तो 3 से 4 क्वेश्चन किसके हैं, मॉडर्न के, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज हमको किसको देना है, न्यूक्लियर को और एटॉमिक। फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन आएगा, मेहनत मत करना, वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिक्कत वाले नहीं आएंगे, वो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। और फोटो इलेक्ट्रिक में आपने बहुत सारे ग्राफ पढ़े हुए, पढ़े ना ग्राफ, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, है ना, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, हो सकता है पेन ना चलानी पड़े, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक आसान आएगा, आपको जो थोड़ी मेहनत करनी है वो कहां करनी है, न्यूक्लियर में, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ये कौन से क्वेश्चन आएंगे, बाइंडिंग एनर्जी वाले, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पे अच्छा रखना होगा, ठीक है। अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो जनरली कहां से बनेंगे, स्पेक्ट्रम से बनेंगे। तो आपने जब स्पेक्ट्रम पढ़ा तो आपको याद होगा कि सारी लेयर्स की अलग अलग एनर्जी है, उनके बीच का एनर्जी गैप है, ठीक है। तो वो सब हमारे क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। पता चला आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है ना, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, फिर आपको कंसेप्ट पता है, आप क्या करोगे, वहां जाके आप थोड़ा डिराइव करने लगोगे क्या, कि भैया अगर मान लो पूछा हाइड्रोजन का रेडियस पूछ लिया है, तो आपको R0 अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे, फिर निकालोगे फिर कि भैया आप तीनों पोस्टुलेट रखोगे, फिर फॉर्मूला डिराइव करोगे, देन अप्लाई करोगे, खत्म, ठीक है। पिक्चर वहीं पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, ये सारे फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूले एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, रेडियस का फॉर्मूला है और एनर्जी का फॉर्मूला है, तीनों पोस्टुलेट्स हैं, है ना, सारी लेयर्स की एनर्जी है, उनके बीच का गैप है ना, और क्या है उसमें वेवलेंथ के फॉर्मूले हैं। तो वो सब क्या होने चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। अगेन उसी के साथ क्या है आपका न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में देखो, न्यूक्लियर में भी सिलेबस थोड़ा छोटा हो गया, जब से रेडियोएक्टिव हटाया उससे सिलेबस क्या हो गया, छोटा हो गया। अब लेकिन अगर छोटा सिलेबस के साथ वो हर बार एक क्वेश्चन निकाल पा रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन क्या कर पा रहा है, वो निकाल पा रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन निकाल पा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो कि एक स्पेसिफिक जगह है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें है ही क्या न्यूक्लियर के सिलेबस में बचाव,
एक तो आपका क्या है वहां पे, बाइंडिंग एनर्जी, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, बस यही है जगह, उसी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने। और उसमें सबसे ज्यादा गलती कहां होती है पता है, कन्वर्जन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बाइंडिंग एनर्जी हम चेंज करते हैं ना, केजी से जूल में, फिर जूल से ईवी में, तो वहां पे गलतियां होती है। तो कन्वर्जन यहां पे ठीक रखेंगे न्यूक्लियर में। सबसे ज्यादा गलती यहां पे कहां होती है, यूनिट्स में होती है, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, पूरा मत पढ़ना है इसको, एक क्वेश्चन आने वाला है, लॉजिक गेट पढ़ के जाओ, काम खत्म, ठीक है। क्या करना है, खाली लॉजिक गेट पढ़ना है और काम खत्म, ठीक है। थोड़ा मोड़ा तो आपको वैसे भी आता है, पीएन डायोड क्या होता है, थोड़ी एप्लीकेशन, उसमें बहुत ज्यादा खपाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, लॉजिक गेट को अच्छे से करना है, ट्रूथ टेबल, उसके वेन डायग्राम जो भी है वो सब अच्छे से करके आपको उसको क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन, अगेन कुछ नहीं है और आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो ये जो चैप्टर का ओवर है, चैप्टर वाइज हमने जो पढ़ा है ना, इसमें आपने दो चार चीजें आप देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो मैं एक साइड में लिख रहा हूं, आप समझेंगे उस बात को, ठीक है। देखो कौन कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा यहां पे, पहला आप देखेंगे कौन सा, काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या है, डब्ल्यूपी, तीसरा ग्रेविटेशन, फोर्थ इलेक्ट्रो, फिफ्थ करंट, और सिक्स्थ में क्या है, पूरा मैग्नेटिज्म, और यहां सेवंथ में क्या है, मॉडर्न, ठीक है। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केटीजी। ये पूरे मिला के लगभग 18 से क्या क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है ये, 18 से 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और चैप्टर कितने हो रहे, काउंट करो जरा, 8, ठीक है। एग्जाम में अगर आप 20 क्वेश्चन करते हो कितने नंबर होते हैं, 80। मैं मान रहा हूं 20 भी नहीं हुए, कितने हुए, 15 प्लस तो हुए, 17 हुए, 18 हुए, आप 98 99 परसेंटाइल हो, ठीक है। और बता रहा हूं 20 क्वेश्चन करना बहुत आसान है अगर स्ट्रेटेजी ठीक है तो। सारे वो चैप्टर हटा दो जो हमारे काम के नहीं, ऐसे तो काम का सब है, लेकिन जिनका हाइयर वेटेज है वो सब चैप्टर ये है, ठीक है। अब इसमें आप जबरदस्ती रोटेशन के पीछे भागोगे, जबरदस्ती वेव के पीछे भागोगे, क्वेश्चन बनेंगे क्या, बन भी गए तो उस क्या वो कॉस्ट बेनिफिट दे रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर है हमारे, ये 8 चैप्टर को क्या करना है, बहुत अच्छे से करना है। उसमें भी देखो, फिर मैंने बोला है कि वेक्टर हो गया है ना, ये सब तो हमारे क्या है, टूल्स है, टूल्स तो हमको आना ही चाहिए। अब टूल से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन ये निकल जाएंगे हमारे, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई सिलेबस को है। देखो यहाँ पे कुछ और दिया हुआ डेटा हमारे पास कि भैया मैकेनिक्स से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से कितने। देखो वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसको हम बोल सकते हैं मैकेनिक्स 1। क्या बोलेंगे इसको हम, मैकेनिक्स 1। एक मिनट, चलिए, ये मैकेनिक्स क्या हो गया 1, और ये जो टॉपिक है ये ठीक है, इसको क्या रख सकते हैं, मैकेनिक्स 2 में रख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा SHM और ये, ठीक है। तो मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2। अच्छा, मैकेनिक्स के साथ में दिक्कत एक बहुत बड़ी ये है, आप कितना ही पढ़ लो उसको, है ना, क्या लगता है कि यार सारा आपने को कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन और कंसेप्ट ज़्यादा है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है एक्चुअल में, कहने का मतलब। तो ऐसा सबके साथ होता है, नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। आपको वो सब चैप्टर तैयार करना है जो एकदम क्या है, हाई वेटेज है। आपको लास्ट तक रखते रहेगा कि भैया मैकेनिक्स मेरा तैयार नहीं है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखो मैकेनिक्स से कितने क्वेश्चन पूछा है भाई, मैकेनिक्स 1 से 54, मतलब ऑन एवरेज कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, 7 5 6 4 5 ऐसे। मतलब ये आपका कौन सा चैप्टर है, ये आपके हैं, आपके कौन से, डंडी, 2D, WP, COM, रोटेशन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह। तो 4-5 क्वेश्चन हमेशा आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, SHM, वही एक दो क्वेश्चन वो अलग से दे दिया है, लेकिन ये पूरा एक है। तो पूरा टॉपिक कितने के हो रहे हैं, देखो जरा आप वहां पे, ये कितना है, कितना काउंट हो रहा है, ये 51, 55, 65 मैकेनिक्स 2 से। उसमें भी आप क्या काउंट कर रहे हैं, देखो जरा, ग्रेविटेशन, है ना, 2 क्वेश्चन इसके ही हैं। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये दोनों कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। और फिर SHM आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप फॉर्मूला बेस तैयार करते हो तो SHM से काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें कौन सा चैप्टर है, देखो जरा, 93।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी और ईएम वेव, ये सारा का सारा किसमें आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। कितने क्वेश्चन है? 93। मतलब 10 10 9 10 8 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है? मतलब मिनिमम कितने क्वेश्चन पूछ रहा है वो हर पेपर में? ठीक है, 8 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है, तो आप मैंने क्या बताया, देखो जरा, 8 क्वेश्चन आप अगर मान रहे हो इसके, ठीक है, और ये क्या है आपका 5 5, ये कितने क्वेश्चन हो गए? देखो जरा, 8 5 13 और 5 18, बोला था मैंने वो सारे चैप्टर में से 18-20 क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये मॉडर्न भी अगर उसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो मॉडर्न से वही ऑन एन एवरेज 3 और 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्टिक्स, ये रहा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 1 2 1 2। तो कॉस्ट बेनिफिट क्या है ऑप्टिक्स की? देखो जरा, पूरा ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, क्वेश्चन कितने पूछ रहा है? 2, और सिलेबस लेंदी है उसका, तो उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन कैसे स्किप करेंगे? फॉर्मूला पढ़कर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर कर। तो मेजर टॉपिक क्या क्या हो गए हमारे पास? मैकेनिक्स 1 में सिलेक्टेड टॉपिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न। ठीक है, ये हमारे क्या है, बिल्कुल मतलब कैसे होने चाहिए? एकदम तैयार। अच्छा, ये देखो एक सेमीकंडक्टर, कितने क्वेश्चन है? 1, और हमको पता है कि एक क्वेश्चन कहां से आने वाला है, लॉजिक गेट। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री का नंबर है, अगर हम उसको भी छोड़ेंगे तो फिर तो 4 नंबर हमारे गए काम से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा क्लास वाइज भी दिया है इसमें। ठीक है, 11th का पोर्शन और 12th का। देखिए जनरली हमारी एक धारणा होती है ना कि 12th से थोड़ा ज्यादा पूछता है, 11th से कम पूछता है, तो वो तो है, थोड़ा सा दिख रहा है ना, 19-20 का फर्क दिख रहा है हमको। लेकिन 12th के जैसे सीबीएसई के साथ सीन ये है कि सीबीएसई बच्चा जब तैयार करता है तो 12th एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, और 11th में क्या है? पूरा मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2। तो 12th का पोर्शन ज्यादा उसको इसलिए समझ में आता है क्योंकि वो क्या पढ़ता है? पूरा 12th पढ़ता है, बोर्ड्स के साथ भी। तो उसका जो पोर्शन तैयार रहता है वो कौन सा रहता है? 12th का रहता है। तो 12th करना क्या होता है? आसान भी होता है। दूसरा, मैकेनिक्स के साथ समस्या क्या है? कितना ही पढ़ो लगता है कि फिजिक्स तो अभी भी पढ़ना बाकी है। तो 12th का पोर्शन देखा जाए तो 11th के पोर्शन से थोड़ा ईजी है। ठीक है, तो हमको ध्यान भी देना ज्यादा किस चैप्टर में देना है आपको? 12th के चैप्टर पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 11th के कौन चैप्टर बताया मैंने आपको? ग्रेविटेशन है ना, WP, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, ऐसे जब अगर आप फॉर्मूला बेस कर पाए तो। ठीक है, तो देखिए 12th का ये सीन था, और फिर कंबाइन तो भैया वो आना ही है ना, 30 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है अपने को कि किस क्वेश्चन से ज्यादा आया। हाँ, ये हमारे काम का सीट है। देखो इजी, मॉडरेट, टफ। चलो मैं मान के चलता हूं कि जो टफ वाले क्वेश्चन है हमसे नहीं बन रहे है ना, मैं मान के चलता हूं कि ये चैप्टर के क्वेश्चन या टॉपिक क्वेश्चन या जो पोर्शन है ये हमसे नहीं बना। ठीक है, तो टफ वाले अगर हमसे नहीं बन रहे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 90% लोगों से नहीं बन रहे। ठीक है, क्लियर? बचे कौन से? इजी और मॉडरेट। अब देखो अगर इजी क्वेश्चन की आप बात करो तो हर पेपर में कितने क्वेश्चन इजी है? 15। कभी कभी कोई लोग लकी भी हो जाते हैं जो शाम को बैठेंगे एग्जाम देने, कितने क्वेश्चन हो गए? 20 हो गए क्वेश्चन, वो इजी हो गए। लेकिन अगर एक मोटा एवरेज ले लो तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 15 और 16। और हम मान के चल रहे हैं कि भैया 16-17 क्वेश्चन में हमारे कितने हो जाते हैं? 99 परसेंटाइल हमारे हो जाते हैं। तो सोचो इजी पेपर, सारा का सारा पेपर क्या है? इजी है। अगर पेपर हार्ड भी आया तो 15 क्वेश्चन तो इजी है ना भाई, वो किसके लिए बने? हमारे लिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम बाहर है एग्जाम से, कोई मतलब ही नहीं एग्जाम देने का हमारा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है कितने क्वेश्चन का? 15 क्वेश्चन जो इजी वाले हैं, ये हमको क्या करना है? एनी हाउ करना ही है। ये कौन से हैं? या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो अब ये ऐसा नहीं है कि लाइन से दिए होंगे कि 1 to 25 में लाइन से दिए होंगे। ठीक है, पेपर को आपको एक स्ट्रेटजी से सॉल्व करना पड़ेगा कि आपने एक राउंड लिया पूरा, एक बार क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया 1 से लेके 25 तक, तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते गए तो ऐसे सारे क्वेश्चन हमको एक पहले राउंड में खत्म करना है जो कैसे हैं? इजी है, क्योंकि वो श्योर शॉट हमारे हो जाएंगे। हो सकता है अगर आपने तैयारी ठीक से नहीं की, इजी के बीच में एक क्या आ गया? एक टफ क्वेश्चन आ गया इसमें से एक,
है ना, आप उसके पीछे भिड़ गए। आप 15 क्वेश्चन कर सकते थे, आप किसके पीछे लगे हुए हो? एक टफ के पीछे। वो तो बना नहीं, उसके चक्कर में 4 क्वेश्चन और छूट गए। तो ये नहीं करना है, हमको पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, तो भाई साहब इजी क्वेश्चन कितने हैं हमारे? ऑन एन एवरेज 15। अगर हमारी तैयारी ठीक ठाक है तो मॉडरेट क्वेश्चन कितने हैं? इस पेपर में कितने आए थे? 9, 5, 7। तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारी किस्मत खराब है, कितने? 5 ही मॉडरेट है। तो 15 इजी थे और 5 क्या थे? मॉडरेट। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, हमारे कितने सही हो गए? 18। ये होनी चाहिए। अगर इजी और मॉडरेट हम सही नहीं कर रहे हैं तो हम जेई की तैयारी क्यों कर रहे हैं फिर? ठीक है, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन हमारे बने जाएंगे बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। क्यों? क्योंकि ये कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे मॉड्यूल में, जो हमारे पीवाईक्यू में 90% काम तो पीवाईक्यू से हो जाता है। और पीवाईक्यू भी 50 साल के नहीं करने हैं। पीवाईक्यू कब के करने हैं? पिछले 5 साल के। ठीक है, 5 साल के पीवाईक्यू करो, सिर्फ मेंस के करो, चैप्टर वाइज लगाओ। एग्जाम के टाइम पे हम क्या करेंगे? फुल टेस्ट या फुल टेस्ट पीवाईक्यू अरेंज करेंगे, उसको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको किन पे ध्यान देना है? इजी और मॉडरेट पे। इसके पीछे नहीं भागना है। ये सिर्फ हमारे ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, कि हाँ भाई हमको तगड़े क्वेश्चन करना आता है, लेकिन उससे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ईगो सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब आईआईटी पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे तो क्या करूंगे? किसको बताओगे कि वो 6 क्वेश्चन मैंने करके आया था जो किसी से नहीं बने और मैंने सिर्फ 6 ही करके आया था? कोई मानेगा? और आप अगर आईआईटी पहुंचोगे ये क्वेश्चन करके और बोलोगे कि भाई साहब मैंने पूरे क्वेश्चन करके आया था, लोग मानेंगे? क्योंकि आप कहां से खड़े होकर बोल रहे हो? आईआईटी से खड़े होकर बोल रहे हो। ठीक है, तो फर्क यही है। तो हमको क्या करना है भाई साहब? उस चीज पे नहीं जाना है कि इजी कितने हैं और टफ कितने हैं। हमको क्या करना है? हमारे पाले की बॉल कितनी है वो तो हमको हिट करना ही है। तो ये जो पोर्शन हमारे क्या करना है? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका यहां पे कुछ क्वेश्चन के टाइप दिए हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड, ये सब। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? थ्योरी बेस्ड कि फॉर्मूला बेस्ड? फॉर्मूला बेस्ड, है ना। लेकिन देखो यहां पे 2 तरीके से तोड़ा हुआ है, कैलकुलेशन बेस्ड और डायरेक्ट। मैं ये क्वेश्चन मानते ही नहीं कैसे डायरेक्ट आएंगे, है ना। यहां भी आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूले से एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों पोर्शन को मैं क्या मानता हूं? एक ही है। ठीक है, स्टेटमेंट को वाले क्वेश्चन बहुत कम होंगे, आपको फॉर्मूले से ही क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो एनालिसिस करके ही आंसर देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट का मतलब भी यहां मेरे लिए क्या है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, उसी के आसपास पिक्चर घूमेगी। ठीक है, मल्टीपल वाले मेंस में तो पूछता नहीं है, तो कोई मसला है नहीं। तो ये मान के चलिए कि भाई जेई दे रहे हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन क्या होने वाले हैं? कैलकुलेशन बेस्ड होने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो आएंगे तो वो फॉर्मूले से एनालिसिस करके ही हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका कोई यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस बेस का है। वो हमेशा क्या मान के चलेंगे आप कि वो कैसा है? फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, यहां पे देखिए और एक कुछ टाइप दिया हुआ है, एसेशन, रीजन, स्टेटमेंट, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आप देखिए, देखो ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, कौन सा है ये? मैच, है ना। उसके बाद क्या है? स्टेटमेंट 1 और 2, और क्या है? एसेशन, रीजन। ठीक है, ये आप भूल जाइए, है ना, कि मतलब देखो कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक 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 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। किसी में मैच का कॉलम पूछ लिया, किसी में क्या पूछ लिया? एसेशन, रीजन पूछ लिया। ठीक है, तो इसके लिए अलग से अभी कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपका प्रिपरेशन है अकॉर्डिंग टू आपका पीवाईक्यू लेवल 1, लेवल 2 आप करिए। जो स्टेटमेंट 1 और 2 भी आएंगे तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले क्वेश्चन मेंस में नहीं होंगे। ये परेशान करते हैं कब? जब ये क्वेश्चन एसेशन, रीजन का में आते हैं, एडवांस में आते हैं, मल्टीपल चॉइस में आते हैं, तब ये परेशान करते हैं। अगर ये सिंगल करेक्ट में है तो एसेशन, रीजन और स्टेटमेंट और ये मैच का कॉलम कोई ज्यादा फर्क नहीं डालने वाले। ये तकलीफ कब देते हैं? मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मल क्वेश्चन ही मान के कीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, 1-2 चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना, कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो यहां पे हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो समझते हैं हम लोग, उसको ध्यान दीजिएगा आप। देखिए पहला पॉइंट, एग्जाम के दिन के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन तो हो गई, सब कुछ हो गया, पेपर देने जब हम जा रहे हैं
तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, हाँ ये क्या बोला था मैंने, ईगो। ईगो क्या करना है, घर पे रख के जाना है ना। पेपर से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेस, फिजिक्स वाला नहीं, उसको तो लेके जाना है। कौन सा, मतलब वो स्ट्रेस तो लेके जाना है। कौन सा स्ट्रेस, ब्रेन, उसको क्या रखना है, एकदम कूल। कूल कब रहेगा, अगले 2 महीने जब आप पढ़ाई करेंगे, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखेंगे, अपनी टीचर्स पे भरोसा रखेंगे, ठीक है। तो आप एकदम अपने आप को क्या रखिए, कूल। हाँ एक और चीज, अगले 2 महीने जितने भी टेस्ट होंगे उसको बड़ी ईमानदारी से देना है, ठीक है। तभी आप कूल रह पाएंगे एग्जाम के दिन। वो तैयारी ही इसलिए कराई जाती है कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से करो, ठीक है। उसमें भी आप देखो, तीसरा पॉइंट जो है प्लानिंग। प्लानिंग किसकी, आप जो टेस्ट दे रहे हैं आपको देखना है कि भैया आपको कौन सा पैटर्न सूट कर रहा है। पैटर्न मतलब अगर आप पहले मैथ्स कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, देन केमिस्ट्री कर रहे हैं, हो सकता है पहला कोई दूसरा बच्चा वो क्या कर रहा हो, पहले फिजिक्स कर रहा हो, केमिस्ट्री कर रहा हो, मैथ्स कर रहा हो। वो अपनी प्लानिंग, देखो सबका अपना तरीका है सक्सेस पाने का, ठीक है। सब पे अलग एक ही जैसा सूट नहीं करेगा। तो आप उस पेपर जो भी दे रहे हैं टेस्ट, उसमें आप अपनी एक प्लानिंग बना लीजिए कि एग्जाम के दिन मैं कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। पहली बात, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये कि यार जो पहले क्वेश्चन दिया वहीं से चालू हो गए, नहीं। आप एक दिमाग को प्रॉपर सेटअप में डालिए इस पूरे टेस्ट के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई एग्जाम के दिन मैं जब पहले मैथ्स करता हूं तो मेरा लगभग मैथ्स अच्छा बन जाता है, मैं बाद में करता हूं तो मेरा मैथ्स क्या होता है, खराब होता है ना। हर बच्चे का अपना एक ब्रेन का लेवल है। तो आप एक प्लानिंग बना लीजिए, ठीक है। बिना प्लान के कोई नहीं जाएगा भाई। बिना प्लानिंग के युद्ध लड़ जाते हैं क्या, नहीं। तो ये युद्ध है कि नहीं, अरे युद्ध मतलब ऐसे, मतलब आप और युद्ध मतलब ऐसे में समझो कि यार बिल्कुल मार काट है, कुछ नहीं है ना। सिंपली क्या है, आपकी एक लड़ाई है ना, प्रिपरेशन है। तो उसके लिए प्लानिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर प्लान लेके जाओ, रैंडमली नहीं जाना है ना, कि भाई जाके आपने क्या किया, रैंडमली क्या कर दिया, डाइस फेंक दी, जो नंबर आ गया उसी चालू ना। प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भैया करना तो सारे हैं, सारे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो सबका टाइमिंग क्या है, एक जैसा तो नहीं हो सकता है कि सब 1-1 घंटे में हो जाए। केमिस्ट्री अगर आपका आसान लग रहा है तो उसका टाइम बचा के हमको कहाँ यूज करना है, जो पोर्शन थोड़ा टफ है मैथ्स में यूज करना है, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये सबके लिए कैसा होगा, अलग अलग होगा कि हाँ भाई मैथ्स में मेरे को थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा देना है, या केमिस्ट्री में थोड़ा कम देना है, या फिजिक्स से मेरे को ज़्यादा टाइम निकालना है। तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप किस पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से करते हैं, तो उसको टाइम भी आपको देना पड़ेगा। क्लियर है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको 3 घंटे के अंदर ही क्या करना है, सारा पेपर खत्म करना है। फिर बाहर आके हम बोलते टाइम कम पड़ गया, तो भाई अगर एक दिन अगर दे देंगे पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, सबसे हो जाएगा। करना तो 3 घंटे के अंदर ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम आउटपुट देना है कितने घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है। तो उसके लिए हमारी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेस को ठीक से रखना है, और ईगो हमारा, ठीक है। दूसरा, 5th पॉइंट में जो बोलता हूं बच्चों को, जो भी क्वेश्चन देख रहे हो और पहली बार क्वेश्चन देखते जो फॉर्मूला याद आया उसको पहले लिख लो कागज में। क्यों, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हो सकता है वो फॉर्मूला याद ना आए। क्यों, हो सकता है वो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो, फिर हम कंफ्यूज हो जाए, अच्छा ये था कि ये था। आपका सबकॉन्शियस माइंड पहली बार में सही फॉर्मूला आपको क्या करता है, हिंट करता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो फॉर्मूला याद आ रहा है, साइड में लिख लो, ठीक है। ये हमको रखना है। तो फॉर्मूले को एकदम बिल्कुल क्या करना है, ऐसे यूज करना है जैसे कि वो क्या है, एक बिल्कुल एक की है, जिससे वो क्या करना है, जो क्वेश्चन का ताला है वो क्या करेगा, खुलेगा। तो वो हमारा होना चाहिए। तो ये तो किस दिन की प्लानिंग है, एग्जाम की। दूसरी चीज, 6th, बहुत बच्चे करते हैं पानी की बोतल लेकर चले जाते हैं और फिर पानी पीते रहते हैं, फिर पानी पिएंगे फिर वॉशरूम जाना होगा, ठीक है। तो इस सब से ही बचना है हमको, ठीक है, कि भैया पानी उतना ही पिए जो परेशान ना करें, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए, इसमें एक और चीज है, आपको पेपर के पहले अच्छा सा क्या करना है, एक अपना स्लीप ऑर्डर को ठीक रखना है। ये नहीं कि कल पेपर है और आज सुबह 5 बजे तक जग गए रात भर, क्यों, क्योंकि मेरे को रिवीजन करना है और पेपर में नींद आ रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये भी पेपर की तैयारी है,
ठीक है। तो एग्जाम से एक हफ्ता पहले हमको क्या करना है, हमारा स्लीप ऑर्डर ठीक रखना है, प्रॉपर नींद लेना है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो प्रॉपर दिमाग काम नहीं करेगा। बॉडी को क्या करना है, हाइड्रेट रखना है, पानी पीते रहना है पूरे एक हफ्ता। एग्जाम के दिन हमको बीमार नहीं पड़ना है, नहीं तो सोचो आपकी 2 साल की मेहनत क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ये तो हुआ एग्जाम के दिन की बात। एग्जाम के पहले क्या करना है, एग्जाम के पहले हमको क्या करना है, मॉड्यूल के लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। सिलेक्टेड चैप्टर की क्या करना है हमको, एससीवी के प्रॉब्लम लगा लो सिलेक्टेड चैप्टर की, ठीक है, जो बताया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, PYQ, कैसे, चैप्टर वाइज, ठीक है, पूरा बुक लेके मत बैठ जाना, ठीक है भाई, चैप्टर वाइज, वो भी 5 इयर्स, वो भी 5 ईयर, 5 ईयर से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो लेवल 1 लेवल 2 एससीवी के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स और PYQ चैप्टर वाइज, और वो भी 5 ईयर। लास्ट में बस हमको क्या करना है, एक फुल टेस्ट पेपर्स दे देने हैं हमको, ठीक है, करीब करीब 10 से 12, और हमारा काम हो जाएगा। और मोर इंपॉर्टेंट, अभी से, आज से आप क्या करेंगे, फॉर्मूले को क्या करेंगे, चैप्टर वाइज लिख लिख कर याद करेंगे, उसके एप्लीकेशन 1-2 क्वेश्चन लगा लगा कर, हर चैप्टर के फॉर्मूले हमारे फिंगर टिप्स में होना चाहिए, ठीक है। बस ये एग्जाम के दिन और ये एग्जाम के पहले, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो बातें समझ में आई मेरी। तो बस आपको याद रखना है कि भाई कि एग्जाम मतलब ठीक है, एग्जाम हमको देने जाना है, ये तो सबको पता है, कैसे देंगे इसकी प्लानिंग हमको पहले से पता होनी चाहिए। वो कौन करेगा, आप उसमें किसकी मदद लीजिए, अपने टीचर के गाइडेंस लीजिए और बढ़िया सा एक बढ़िया प्लान बनाइए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए, ठीक है। आई होप कि मैंने कुछ आप लोग को समझा पाया होगा। नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे तो हम बात करेंगे थोड़ा आगे कि प्रिपरेशन और कैसे इसको इंप्रूव करें, ठीक है। थैंक यू।